हेलो देयर एंड वेलकम टू द CSS एक्सेस यूट्यूब चैनल। 22 जून 2022 का डान एडिटोरियल का एनालिसिस और वोकेबलरी करेंगे। तो वही पैटर्न है जी, सबसे पहले वोकेबलरी करते हैं और उसके बाद हम इसका डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं और कोशिश करते हैं कि इसकी ट्रांसलेशन वगैरह को और उसके कॉन्टेक्स्ट को और उसकी स्पिरिट को समझ सकें। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो एडिटोरियल है वो राइट टू फेयर ट्रायल है। ये बेसिकली ह्यूमन राइट्स के हवाले से एक एडिटोरियल है जिसके अंदर जी इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस और राइट टू फेयर ट्रायल के बारे में कुछ बताया गया है। एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट के पास, उसके हवाले से थोड़ी सी बातचीत की गई है और ओवरऑल जो है एक जो फ्री फेयर ट्रायल है उसके बारे में इसमें बात की गई है। तो देखते हैं कि कौन कौन सी वोकेबलरी मुश्किल है और उसके बाद फिर हम इसका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। स्कार्सली ये एक एडवर्ब है, नॉट ओनली जस्ट और ऑलमोस्ट नॉट के माना में आता है। यानी अगर पॉजिटिव होगा तो ओनली जस्ट का माना देगा या ऑलमोस्ट नॉट का माना देगा। स्कार्सली एक स्ट्रक्चर भी है, हार्डली का माना देता है। हार्डली और स्कार्सली ये एक स्ट्रक्चर भी है, जब ट्रांसलेशन वगैरह करते हैं तो वहाँ में ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। इसकी एग्जांपल है, इट इज़ स्कार्सली एन अंडर स्टेटमेंट टू से दैट इन पाकिस्तान द फंडामेंटल राइट टू अ फेयर ट्रायल एज प्रोवाइडेड फॉर अंडर आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ऑनर्ड मोर इन ब्रीच दैन द ऑब्जर्वेंस। अंडर स्टेटमेंट, अंडर स्टेटमेंट नाउन है। इसका मतलब है आई स्टेटमेंट दैट मेक्स समथिंग सीम्स लेस इम्पोर्टेंट, लेस इम्प्रेसिव एंड लेस सीरियस दैन इट रियली इज़। एक ऐसी स्टेटमेंट जो किसी काम को कम दिखाए, उसको कम अहम दिखाए, कम इम्प्रेसिव दिखाए और कम सीरियस दिखाए, हालांकि वो इस तरह नहीं है। यानी कि वो सीरियस है लेकिन अंडर स्टेटमेंट यानी उसको कम दिखाया जा रहा है, उसकी इम्पोर्टेंस कम शो की जा रही है। It is scarcely an understatement to say that in Pakistan the fundamental right to a fair trial as provided for under Article 10A of the Constitution is honoured more in the breach than the observance. Provide for, प्रोवाइड, वैसे प्रोवाइड का माना आसान है, किसी चीज़ को मुहैया करना, लेकिन ये फ्रेजल वर्ब आप जब इसका माना देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना अहम है। प्रोवाइड फॉर फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है टू गिव समबडी द थिंग्स दैट दे नीड टू लिव सच एज फूड, मनी एंड क्लोथिंग। प्रोवाइड फॉर का मतलब होता है आप किसी शख्स को एक ऐसी चीज़ दें जिस पे वो ज़िंदा रह सके, जैसे कि फूड होता है, पैसे होते हैं या कपड़े होते हैं। लेकिन इस आर्टिकल के एडिटोरियल के अंदर इसका इस्तेमाल हुआ है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन भी और कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स होते हैं वो भी इस तरह ही होते हैं, अगर वो ना दिए जाएं लोगों को तो वो ज़िंदा नहीं रह सकते। यानी कि जाहिर सी बात है, कोई कानून होगा तो उस पर अमल होगा और उस पर अमल होगा तो फिर लोग जो है अपने हकूक़ बचा सकेंगे, तहफ़्फ़ुज़ कर सकेंगे, अदरवाइज़ तो जंग का जो है ना वो माहौल होगा। एग्जाम्पल है, इट इज़ एन अंडरस्टेटमेंट, इट इज़ scarcely an understatement to say that in Pakistan the fundamental right to a fair trial as provided for under Article 10A of the Constitution is honoured more in the breach than the observance. Observance noun है, the practice of obeying the law, celebrating a festival or behaving according to a particular custom। यानी कि ऑब्जर्वेंस का मतलब होता है कि हुक्म मानना, किसी चीज़ को मानना, किसी तहजीब तमद्दुन को मानना, किसी कानून को मानना, वो ऑब्जर्वेंस के माना में आता है। एग्जांपल है, इट इज़ स्कार्सली एन अंडरस्टेटमेंट टू से दैट इन पाकिस्तान द फंडामेंटल राइट टू अ फेयर ट्रायल एज प्रोवाइडेड फॉर अंडर आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ऑनर्ड मोर इन द ब्रीच दैन द ऑब्जर्वेंस। एसरटेन वर्ब है टू फाइंड आउट द ट्रू और करेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट समथिंग। किसी चीज़ के बारे में सही और सच्ची मालूमात हासिल करने को कहते हैं एसरटेन। एग्जाम्पल, ऑन मंडे द सुप्रीम कोर्ट राइटली ऑब्जर्व्ड दैट द बर्डन इज़ ऑन द बेंच टू एसरटेन फ्राम द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस
whether this indispensable right was afforded or not. Indispensable, indispensable एडजेक्टिव है टू इम्पोर्टेंट टू बी विदाउट, एक ऐसी चीज़ जिसके बगैर रहा ना जा सके। सिनोनिम है इसेंशियल, यानी ज़रूरी। जाहिर सी बात है, जैसे हवा ज़रूरी है, हवा के बगैर नहीं रहा जा सकता, तो इंडिस्पेंसेबल है। खाना ज़रूरी है तो खाना इंडिस्पेंसेबल है। Example, on Monday the Supreme Court rightly observed that the burden is on the bench to ascertain from the facts and circumstances of the case whether this indispensable right was afforded or not. Appellant, अपलेंट कोर्ट के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पे शख्स के लिए इस्तेमाल हुआ है। अपलेंट कहते हैं नाउन को अ पर्सन हु अपील्स अगेंस्ट अ डिसीजन मेड इन कोर्ट। आपको पता है कोर्ट्स का सिस्टम होता है कि लोअर कोर्ट्स होते हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट में या डिवीज़न के अंदर एक सेशन कोर्ट कहते हैं उसको, फिर उसके बाद हाई कोर्ट्स आता है, फिर सुप्रीम कोर्ट आता है। तो अगर कोई शख्स सेशन कोर्ट में एक फ़ैसला आता है, उसको अगर चैलेंज करता है तो हम कहेंगे कि वो अपलेंट है, यानी वो शख्स अभी उसने अपील की है अपने उस फैसले के ख़िलाफ़। एग्ज़ाम्पल है, द प्ली हैड बीन फाइल्ड बाय द अपलेंट after repeated and unsuccessful attempts to seek relief through departmental appeals over punitive action taken against him on allegations of misconduct without any show cause notice or hearing. Punitive, प्यूनिटिव एडजेक्टिव है इंटेंडेड एज पनिशमेंट। वैसे प्यूनिटिव का मतलब सीवियर होता है कि सख्त जो सज़ाएं वगैरह होती हैं उसके लिए प्यूनिटिव का लफ्ज़ होता है, लेकिन यहाँ पर एक इसका माना है कि इंटेंडेड एज पनिशमेंट, यानी सज़ा के तौर पर अगर कोई काम किया जाए तो वो भी प्यूनिटिव होता है। एग्जाम्पल, द प्ली हैड बीन फाइल्ड बाय द अपलेंट आफ्टर रिपीटेड एंड अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स टू सीक रिलीफ थ्रू डिपार्टमेंटल अपील्स ओवर प्यूनिटिव एक्शन taken against him on allegations of misconduct without any show cause notice or hearing. At the altar of something, ये STH का मतलब मैंने इसको शॉर्ट करके लिखा है, समथिंग है, इसको कोई और चीज़ नहीं समझिएगा। At the altar of something, STH something। एडजेक्टिव है because of something that you think is worth suffering, because of something दैट यू थिंक इज़ वर्थ सफरिंग, यानी अगर कोई आप समझते हैं कि एक चीज़ को सज़ा मिल रही तो आप समझते हैं उसको ये होना चाहिए था, ये सज़ा मिलनी चाहिए थी। एग्जाम्पल है, येट ऑन सेवरल ओकेजन्स द स्टेट हैज़ इट्स सेल्फ सेक्रीफाइज्ड दिस प्रिंसिपल एट द ऑल्टर ऑफ एक्सपीडियंसी। एक्सपीडियंसी नाउन है द फैक्ट दैट एन एक्शन इज़ यूजफुल or necessary for a particular purpose although it may not be fair or right। कोई ऐसा काम एक्शन अगरचे वो सही है या सही नहीं है, यानी गलत एक्शन भी हो, लेकिन आप समझ रहे हैं कि भाई ये ज़रूरी है किसी ख़ास मकसद को पूरा करने के लिए, तो उसको कहते हैं एक्सपीडियंसी। एग्जाम्पल, येट ऑन सेवरल ओकेजन द स्टेट हैज़ इट सेल्फ सेक्रीफाइज दिस प्रिंसिपल एट द ऑल्टर ऑफ एक्सपीडियंसी। कॉन्सिक्वेंशल, कॉन्सिक्वेंशल एडजेक्टिव है, इसका माना है इम्पोर्टेंट, दैट विल हैव मोर इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स। ये एक्स्ट्रा इसका माना है, लेकिन इसका असल माना है इम्पोर्टेंट, यानी अहम के मतलब में होता है। एग्जाम्पल, वन ऑफ द मोर रिसेंट एंड मोस्ट कॉन्सिक्वेंशल इंस्टेंसेस ऑफ दिस वाज पार्लियामेंट्स एक्शन ऑफ अमेंडिंग द आर्मी एक्ट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन टू ग्रीन लाइट द सेटिंग अप of military courts for prosecuting terrorists। ग्रीन लाइट, ग्रीन लाइट वर्ब है। वैसे तो ग्रीन लाइट ट्रेन के लिए इस्तेमाल, यानी ट्रेन की पटड़ी जब चलती है तो ट्रेन उसको ग्रीन लाइट या ग्रीन झंडा दिखाया जाता है। ग्रीन रोडों पे सिग्नल होता है तो वो ग्रीन सिग्नल का मतलब है बस जैसे ग्रीन सिग्नल चलता है तो गाड़ियाँ चल पड़ती हैं, तो उसी से लिया गया है वर्ब है। टू गिव परमिशन फॉर अ प्रोजेक्ट ETC टू स्टार्ट और कंटिन्यू, किसी प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए या जारी रखने के लिए आप इजाज़त दे दें। एग्जाम्पल, वन ऑफ द मोर रिसेंट एंड मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल इंस्टेंसेस ऑफ दिस वाज द पार्लियामेंट्स एक्शन ऑफ अमेंडिंग द आर्मी एक्ट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन टू ग्रीन लाइट
द सेटिंग अप ऑफ मिलिट्री कोर्ट्स फॉर प्रोसिक्यूटिंग टेररिस्ट्स। अटर, अटर एडजेक्टिव है यूज्ड टू एम्फेसाइज हाउ कंप्लीट समथिंग इज़। ये तब इस्तेमाल होता है जब आप किसी चीज़ के मुकम्मल होने पे ज़ोर दें या फिर नामुकम्मल होने पे ज़ोर दें, दोनों हिस्सों में अटर आता है। एग्जांपल है दैट चैप्टर डिस्टिंग्विश बाय एन अटर लेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। अब लेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इतना ज़्यादा है कि वो मुकम्मल ट्रांसपेरेंट नहीं है। Regarding the judicial process, including the denial of right of counsel of choice to the accused, fortunately came to a close in 2019. Intrinsically, intrinsically adverb है, इसका मतलब है in a way that belongs to or is part of a real nature of somebody something। यानी किसी की अगर कोई नेचर है, उसकी तबीयत है, उसकी असल नेचर से जो चीज़ मुंसलिक होती है, उस तरीके को कहते हैं इंट्रिंसिकली। एट द सेम टाइम देयर स्टिल एग्जिस्ट ऑन द स्टैच्यू बुक्स लेजिस्लेशन दैट इज़ इंट्रिंसिकली एट द ऑड्स विद द राइट टू फेयर ट्रायल। ये जब ट्रांसलेशन करेंगे तो आपको इनका मतलब सही तरीके से समझ आ जाएगा जब आगे उसके एनालिसिस में करेंगे। ये वैसे आज का एडिटोरियल मुश्किल भी है काफ़ी, इसमें काफ़ी मुश्किल अल्फाज हैं। एट द ऑड्स विद समथिंग, ये भी STH का मतलब है समथिंग। इडियम है टू बी डिफरेंट फ्राम समथिंग व्हेन द टू थिंग्स शुड बी द सेम। जब दो चीज़ें एक चीज़ एक जैसी होनी चाहिए तो उससे इख्तलाफ होना यानी मुख्तलिफ होना। जब दो चीज़ें एक साथ हैं तो उन दोनों चीज़ों में से एक चीज़ दूसरे से मुख्तलिफ हो तो उसको कहते हैं एट द ऑड्स विद समथिंग। At the same time, there still exists on the statute books legislation that is intrinsically at odds with the right to fair trial. Stipulate, stipulate verb है, इसका मतलब है to state clearly and definitely that something must be done और how it must be done। stipulate का मतलब है कि आप किसी को ये वाज़े अहकामात जारी कर दें कि एक चीज़ जो है वो ज़रूर होगी और वो किस तरह होगी। दोनों हवाले से अहकामात जारी करने को कहते हैं स्टिपुलेट। फॉर इंस्टेंस द एंटी टेररिज्म कोड 1997 स्टिपुलेट्स एन अनरीजनेबली शॉर्ट टाइम ऑफ 7 days फॉर द कोर्ट टू डिसाइड ईच केस। गिवन दैट कंजंक्शन है, इसका मतलब है व्हेन यू कंसीडर समथिंग। एग्जाम्पल, given that the law deals with the most heinous offences, the anti-terrorism courts, in an effort not to appear soft on militancy, might possibly have condemned some innocent individuals to death because there was not sufficient time for the accused to mount a robust defense। हीनियस एडजेक्टिव है morally वेरी बैड, बहुत ज़्यादा ख़राब और बहुत ज़्यादा बुरे को कहते हैं। हीनियस क्राइम का जो है वो बहुत ज़्यादा अखबारों में जिक्र होता है। एग्जाम्पल, गिवन दैट द लॉ डील्स विद द मोस्ट हीनियस ऑफेंसेस, द एंटी टेररिज्म कोड in an effort not to appear soft on militancy might possibly have condemned some innocent individuals to death because there was not sufficient time for the accused to mount a robust defense। Backlog noun है, the quantity of work that should have been done already but has not yet been done। वो काम की वो मिकदार जो अब तक हो जानी चाहिए थी लेकिन वो अभी तक नहीं हुई, उसको कहते हैं बैकलॉग। Example, on the other hand, the glacial speed of the regular judicial process resulting in massive backlog of civil and criminal cases also undercuts one of the fundamental prerequisites of fair trial, the right to be tried without undue delay। ये थे जी आज के मुश्किल अल्फाज। तो आइए एनालिसिस को शुरू करते हैं। राइट टू फ्री ट्रायल आज का एडिटोरियल है। It is scarcely an understatement to say that in Pakistan, फिर यहाँ से आगे चल के इससे इसका वर्ब शुरू हो रहा है, ठीक है, पढ़ते हैं दोबारा। It is scarcely an understatement, कह रहा है ये यानी कि एक चीज़ को इम्पोर्टेंट ना समझना मुश्किल है कि ना समझा जाए इस एक चीज़ को, इस स्टेट यानी एक चीज़ को अभी जो स्टेटमेंट आगे आएगी ये इसको कम इम्पोर्टेंट समझना मुश्किल है, यानी इसको समझा जाए कि ऐसा है।
द फंडामेंटल राइट टू फेयर ट्रायल एज प्रोवाइडेड फॉर under Article 10A of the Constitution is honored more in breach than observance। अब देखें, एक स्टेटमेंट ये है कि जी पाकिस्तान में जो फ्री ट्रायल का जो एक कानून है जो आर्टिकल 10A के तहत आता है उसको ऑनर तो किया जाता है, लेकिन उसको ऑनर किया जाता है तोड़े जाने में, यानी उसको ज़्यादातर तोड़ा जाता है, उसको उस पर अमल नहीं किया जाता। तो ये एक स्टेटमेंट है, ये पाकिस्तान के बारे में कह रहा है कि ये सही है, यानी कि ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसको आप ये समझ सकते हैं कि ये गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऐसा होता रहा है। ये आगे एग्जाम्पल से ख़ुद बताएगा कि किस तरह आगे होता रहा है। ऑन मंडे द सुप्रीम कोर्ट राइटली ऑब्जर्व्ड दैट द बर्डन इज़ ऑन द बेंच टू एसरटेन from the facts and circumstances of the case whether this indispensable right was afforded or not। कह रहे सुप्रीम कोर्ट पे ये ज़्यादा दबाव होता है कि बेंच जो है वो हकीकत और हालात के तनाजुर में इस सच्चाई तक पहुँचे कि ये जो इंडिस्पेंसेबल राइट का इशारा कर रहा है, राइट टू फेयर ट्रायल, कि ये जो राइट है क्या ये वाकई मिला है लोगों को या नहीं मिला। द टू जज बेंच हैड टेकन अप अ सिविल अपील ऑफ एन ऑफिशियल इन द फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी अगेंस्ट द फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल ओवर द रिजेक्शन ऑफ हिज प्ली इन नवंबर 2018 ऑन द ग्राउंड्स ऑफ लिमिटेशन विदाउट कंसीडरिंग द मेरिट्स ऑफ द केस। सुप्रीम दो जजेस के बेंच ने एक सिविल जो है वो अपील उठाई है एक फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी कहते हैं एफसी को, कि एफसी का एक बंदा था, उसने फेडरल ट्रिब्यूनल सर्विस ट्रिब्यूनल में केस किया कि उसके ख़िलाफ़ जो है एक एक्शन लिया गया था जो कि नहीं लेना चाहिए था, लेकिन उसको वहाँ से रिजेक्ट कर दिया गया है बग़ैर मेरिट्स देखे केस के। तो वो केस जो है इसने जुडिशरी ने उठाया है। द प्ली हैड बीन फाइल्ड बाय द अपलेंट आफ्टर रिपीटेड एंड अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट टू सीक रिलीफ थ्रू डिपार्टमेंटल अपील्स ओवर प्यूनिटिव एक्शन टेकन अगेंस्ट हिम ऑन एलिगेशंस ऑफ मिसकंडक्ट विदाउट एनी शोकाज नोटिस और हेयरिंग। ये एक बंदा था जिसको मिसकंडक्ट पे जो है उसको प्यूनिटिव यानी सज़ा दी गई थी। उसने सुप्रीम कोर्ट में ये इल्तिजा की कि जी मैं बार बार उधर गया लेकिन मुझे वहाँ से कोई रिलीफ नहीं मिला, तो उसने यहाँ पे एक दरख्वास्त दायर की है। द एपेक्स कोर्ट रूल्ड दैट नो डिसीजन इज़ अफेक्टिंग द राइट ऑफ एनी पर्सन शुड बी टेकन विदाउट प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। मैं दोबारा पढ़ देता हूँ इसको, यहाँ से जो कॉलम्स में कॉमा में हैं आप इसको गौर से सुनिएगा। नो डिसीजन विच इज़ अफेक्टिंग द राइट ऑफ एनी पर्सन शुड बी टेकन। कोई फ़ैसला नहीं लिया जाएगा अगर वो फ़ैसला किसी शख्स के हुकूक को असरअंदाज होता है, तब तक नहीं लिया जाएगा जब तक विदाउट प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, जब तक उस शख्स को सुना न जाए, यानी कि बग़ैर ट्रायल किसी को सज़ा नहीं दी जाएगी, ये कह रहा है। एंड दैट मोर टेक्निकलिटीज़ शुड नॉट स्टैंड इन द वे ऑफ प्रोवाइडिंग जस्टिस, के इंसाफ देने के रास्ते में कोई किसी तरह की जो टेक्निकलिटीज़ के टेक्निकल इशू के बेसिस पे हमने इसको इंसाफ नहीं दिया, वो इंसाफ के रास्ते में नहीं आएंगी। द राइट टू फेयर ट्रायल इज़ आल्सो पार्ट ऑफ अ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। द राइट टू फेयर ट्रायल है वो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का जो चार्टर है उसमें भी मेंशन है। इट रीड्स, यानी कि यूएन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स क्या कहता है फेयर ट्रायल के बारे में। एवरीवन इज़ इंटाइटल्ड इन फुल क्वालिटी टू अ फेयर एंड पब्लिक हियरिंग बाय एन इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल ट्रिब्यूनल in the determination of his rights and obligations and of any criminal charges against him, कि हर वो शख्स जिसके ख़िलाफ़ किसी किस्म का जो अगर क्रिमिनल चार्जेस है उसको पब्लिक हियरिंग और
फुल क्वालिटी और फेयर इंडिपेंडेंट और इम्पार्शल ट्रिब्यूनल मुहैया किया जाएगा ताकि वो अपनी बेगुनाही को साबित कर सके। Yet on several occasions the state has itself sacrificed this principle at the altar of expediency। कह रहा है कि रियासत ने बहुत मरतबा इस रूल को यानी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के इस रूल को भी वायलेट किया है कि किस तनाजुर में कि जी कुछ चीज़ें करना ज़रूरी होती हैं इस प्रीटेक्स में यानी ये प्रीटेक्स के तौर पे कह रहा है कि एक बहाना होता है कि जी रियासतें इस तरह करती हैं कि ये जी काम करना ज़रूरी है, इसीलिए हम लोग इस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का जो राइट टू फेयर ट्रायल है इसको हम अमल इस पर नहीं कर सकते। वन ऑफ द मोर recent and most consequential instances of this was the Parliament's action of amending the Army Act and the Constitution to green light the setting up of the military courts for prosecuting terrorists। कि इसकी एक मिसाल अभी हालिया मिसाल ये है कि पार्लियामेंट ने आर्मी एक्ट में तरमीम की और कानून में तरमीम की जिसके ज़रिए उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स जो है वो बनाए ताकि वो दहशतगर्दों को सज़ा दे सकें। इस आर्टिकल का कहना ये है कि ये जो एक्शन था ये बेसिकली राइट टू फेयर ट्रायल के ख़िलाफ़ है। दैट चैप्टर डिस्टिंग्विश्ड बाय एन अटर लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी रिगार्डिंग जुडिशल प्रोसेस including the denial of right to counsel of choice to the accused fortunately came to the close in 2019। कह रहा है कि ये जो चैप्टर जिसके अंदर बिल्कुल जो है वो ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, जिसमें जुडिशल प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी नहीं थी और जिसके अंदर जो अक्यूज़ था यानी मुजरिम था उसको काउंसल कहते हैं वकील तक रसाई भी नहीं होती थी अपनी पसंद के, और वो जो है 2019 में कह रहा है वो ख़त्म हो गई, ये कोर्ट वगैरह ख़त्म हो गए। On an unofficial level, however, the state continues to violate Article 10A, not to mention multiple other human rights, in every instance to enforce disappearances that takes place। कह रहा है कि अनऑफिशियली जो है वो रियासतें जो हैं वो आर्टिकल 10A को वायलेट करती है और इसके अलावा बहुत सारे ह्यूमन राइट्स है उसको भी वायलेट करती है, जैसे कि इन्फोर्स डिसअपियरेंसेस वगैरह है। At the same time, there still exists on the statute book legislation that is intrinsically at odds with the right to fair trial। कह रहे अभी तक जो कानून की बुक है वहाँ पे ऐसी कानून साजी मौजूद है जो कि राइट टू फेयर ट्रायल के ख़िलाफ़ है, उसकी नेचर के ख़िलाफ़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल द एंटी टेररिज्म एक्ट 1997, जैसे कि ये एक एक्ट है 1997 का जो कि स्टैपुलेट मजबूर करता है an unreasonably short time of 7 days for the court to decide each case। कि वो कोर्ट को इस बात पे मजबूर करता है कि आपने हर केस का जो फैसला है वो 7 दिन के अंदर करना है। Given that the law deals with the most heinous offences, the anti-terrorism court, in an effort not to appear soft on militancy, might possibly have condemned some innocent individuals to death because there was no sufficient time for accused to mount a robust defense। कह रहा है कि अगरचे जो एंटी टेररिज्म कोर्ट्स हैं वो ये चाहते हैं कि वो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ सख्त हों, उन पे कोई किसी किस्म का रहम ना किया जाए, लेकिन शायद ये हो सकता है कि उन्होंने काफ़ी इनोसेंट बेगुनाहों को भी सज़ा दी हो। क्योंकि वो जो मुजरिम थे उनके पास किसी किस्म का मजबूत किस्म का वो डिफेंस काउंसल नहीं था, यानी उनके पास वो कोई वकील अच्छा नहीं था जो अपने उसके उनके पास टाइम भी नहीं था इतना, क्योंकि 7 दिन के अंदर क्या वो साबित कर सकते हैं। तो वो 7 दिन का जो टाइम है उसमें वो अपने आप को डिफेंस नहीं कर सकते। On the other hand, the glacial speed of regular judicial process resulting in a massive backlog of civil and criminal cases also undercuts one of the fundamental prerequisites of fair trial, the right to be tried without delay। कह रहा है इसके साथ साथ एक और चीज़ भी है कि ये जो जितना जल्दी केसेस का फैसला करवाया जाता है उससे ये होता है कि जो दूसरे सिविल और क्रिमिनल केसेस हैं वो रह जाते हैं, और उससे एक और फंडामेंटल जो राइट है कि राइट टू बी ट्राइड विदाउट अनड्यू डिले, के बग़ैर किसी डिले के आपने फ़ैसला करना है या एक
मुजरिम को आपने उसको सज़ा देनी है, बरी करना है, ये भी एक राइट है एक इंडिविजुअल का। तो वो जो है मुतासिर होता है। क्यों? क्योंकि दूसरे आपने जो तेज़ रफ्तार के केसेस होते हैं उनको अपने निपटाना होता है, तो दूसरी तरफ जो सिविल और क्रिमिनल केसेस होते हैं वो रह जाते हैं। तो आई होप कि मैंने कोशिश की आप लोगों को समझाने की। ये थोड़ा सा मुश्किल था, इसमें काफ़ी टेक्निकल चीज़ें थी और इसकी जो लैंग्वेज थी वो भी थोड़ा सा इसको समझ के और जो है ना संभल के बात करनी थी। तो इसीलिए मैंने कोशिश की है अपनी तरफ से कि मैं आपको ये समझा सकूं कि राइट टू फेयर ट्रायल क्या है, उसके बारे में क्या राय दी है इस एडिटोरियल के राइटर ने। तो अगर आप फिर भी नहीं कुछ एम्बिग्यूटीज़ रह गई हैं तो आप इसको ख़ुद पढ़ लीजिएगा और वोकेबलरी जो मैंने दी है उसको आप दोबारा रिवाइज़ करके इसको पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।